तो आज हमें चैप्टर स्टार्ट करना है मनी, चैप्टर 5। तो मनी है क्या? मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ कॉमन एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी मनी वो है जो किसी भी रूप में स्वीकार की जाए या जिससे हम किसी भी सामान को आसानी से बदल सकें या खरीद सकें, या किसी भी सामान को खरीदने के लिए जो चीज़ एक्सेप्ट की जाती है वो मनी है। तो मनी की हम अपने अकॉर्डिंगली कोई भी डेफिनेशन दे सकते हैं। तो ऐसे क्या कारण है जो मनी को बनाने के लिए, तो मनी को बना, अगर हम ये इमेजिन करें कि अगर हम उस समय को देखें जब यानी मनी को इन्वेंट किया ही नहीं गया था, तो उस समय लोग कैसे लेन देन करते होंगे। तो उस समय का जो लेन देन था वो किस बेस था? बाटा सिस्टम पे। बाटा सिस्टम क्या था? बाटा सिस्टम ऑफ द एक्सचेंज इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर द गुड्स। यानी बाटा सिस्टम में क्या था कि एक वस्तु करते दूसरी वस्तु को का लेन देन किया जाता था, एक वस्तु करते दूसरी वस्तु को लिया जाता था। यानी हम कह सकते हैं कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी का इस्तेमाल होता था। यानी एक वस्तु को लेने के लिए मैं उसे उसकी जरूरत की दूसरी वस्तु को देना पड़ता था। तो ये हमारा क्या था? बाटा सिस्टम था। तो ऐसे बाटा सिस्टम के जो ड्रॉबैक्स थे, जो कमियां थी, उसकी वजह से ही मनी को इन्वेंट किया गया। तो जो बाटा सिस्टम के ड्रॉबैक्स है वो ही मनी के फंक्शंस बने। कैसे? यहाँ हम देखते हैं। जैसे हमने लिखा है ड्रॉबैक्स ऑफ बाटा सिस्टम एंड फंक्शंस ऑफ मनी। पहला था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। यानी हमें उस ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था जिसको उस वस्तु की जरूरत हो जो हमारे पास है, और उसके पास वो वस्तु होनी चाहिए जो उसके पास हो, तब भी हम आराम से कोई भी लेन देन कर सकते थे। ठीक है। तो ये सबसे बड़ी परेशानी का काम होता था उस समय में कि हमें ऐसे व्यक्तियों को ढूंढना पड़ता था कि जो हमारी वस्तु को ले और उसके पास जो वस्तु को हमें दे। लेकिन मनी का आने की वजह से क्या होता था? मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना। यानी हम पैसे के बदले किसी वस्तु को खरीद सकते हैं। द लैक ऑफ द कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। यानी हम किसी भी वस्तु की किसी कीमत लगाने में सक्षम नहीं थे। यानी यदि किसी वस्तु को अगर हमें पैसे पे उसकी वैल्यू को मेजर करना हो तो हम आसानी से नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है? द मेजर ऑफ वैल्यू। आज हम किसी भी वस्तु को पैसे में मेजर कर सकते हैं। यानी उस समय हम क्या था, एक सोने के बदले घोड़े को लेन देन कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हमें नहीं पता कि सोने की वैल्यू क्या है और घोड़े की वैल्यू क्या है। या सोने का यानी 1 किलो गेहूं के लिए हम क्या करते थे, यानी आधा यानी 200 ग्राम सोना हम उसको दे देते थे। लेकिन हम नहीं जानते कि गेहूं की कीमत ज़्यादा है या सोने की कीमत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमें बस उस समय अपनी ज़रूरतों को पूरा करना था। लेकिन अब हमारा क्या? मेजर ऑफ द वैल्यू। हम वैल्यू मेजर कर सकते हैं किसकी कीमत ज़्यादा है और किसकी कम है, उसके हिसाब से हम काम कर सकते हैं। अगला था डिफिकल्टीज ऑफ द फ्यूचर पेमेंट्स। हम भविष्य में किसी वस्तु का भुगतान नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि जो भी वो यानी उसमें होता था वस्तु विनिमय था, यानी वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन किया जा रहा था। तो इसलिए हम किसी भी यानी पेमेंट को भविष्य में नहीं डाल सकते थे। बट द स्टैंडर्ड एफर टू द पेमेंट, हम इसमें यानी पेमेंट यानी पैसा होने की वजह से हम किसी भी पेमेंट को भविष्य के लिए टाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई भी यानी कोई भी पर्सन किसी फैक्ट्री में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो वो पूरे महीने काम करता है, देन उसके बाद उसको सैलरी दी जाती है यानी आफ्टर 1 मंथ। तो इट्स अ स्टैंडर्ड डेफर टू पेमेंट। लेकिन ऐसा बाटा सिस्टम में नहीं होता। यानी कोई भी व्यक्ति किसी उस जिस समय काम करता था उसको पेमेंट उसी समय दी जाती थी। डिफिकल्टी ऑफ द स्टोरेज ऑफ द वैल्यू। सामान को यानी क्योंकि यहाँ पे हमारा कभी मनी तो थी नहीं, तो यहाँ पे सामान को स्टोरेज करना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन यहाँ पे पैसे को स्टोरेज करना बहुत आसान हो जाता है। आप इमेजिन करो, आपके पास अगर एक कमरा, उसमें आपको गेहूँ इकट्ठा करना हो तो आपको इकट्ठा करने में बहुत कोई नहीं, उसमें आप बहुत कम मात्रा में गेहूँ को इकट्ठा कर पाएंगे। लेकिन उसी कमरे में अगर आपको पैसा इकट्ठा करना हो तो बहुत ज़्यादा पैसे की वैल्यू, पैसे को इकट्ठा किया जा सकता है। लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। यानी पैसे को यानी उसको सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में परेशानियां होती थी। लेकिन यहाँ पे पैसे को ट्रांसफर करने में इजी हो गया, इजी टू ट्रांसफर ऑफ अ वैल्यू। तो इससे समझ में आता है कि बाटा सिस्टम की वजह से, बाटा सिस्टम के जो ड्रॉबैक्स थे, जो परेशानियां थी, उसी की वजह से मनी के फंक्शंस बने। ठीक है। जो बाटा सिस्टम के ड्रॉबैक्स थे वही मनी के फंक्शन बने। तो हम ये कह सकते हैं कि बाटा सिस्टम की परेशानी को देखते हुए ही मनी को इन्वेंट करने का सोचा गया, और जिसकी वजह से उसने हमारे लाइफ स्टाइल को बदल दिया। अब ये जानेंगे कि मनी में जो बदलाव आए हैं वो कैसे कैसे आए। तो हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी में किस तरीके से बदलाव आए। तो मनी में किस तरीके से बदलाव थे वो हम इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो थी वो कम्युनिटी ऑफ मनी थी। जैसे हमने बात किया बाटा सिस्टम के बारे में, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लिया जाता था। यहाँ पे एक वस्तु हो जाती थी, किसी भी तरीके से हम इसमें काम करने वस्तु को लेने लगे थे। उसके बाद एनिमल मनी आई, यानी हम
सामान के बदले यानी किसी भी जानवरों को देने लगे थे। यानी अगर हमें सामान खरीदना था तो हम किसी एक जानवर की उसकी वैल्यू कर दी गई थी कि इसके बदले आपको इतना सामान मिलेगा, तो वस्तु की जगह वहाँ पे एनिमल्स को यूज़ करने लगे थे। या एनिमल्स के लिए हम बोला जाए तो उनकी खाल चमड़ी की, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, लेदर कॉइन्स के तौर पे भी एनिमल्स को देखे जाने लगा था। उसके बाद हमारी आई थी मेटलिक मनी। मेटलिक मनी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, फुल बॉडी मनी एंड टोकन कॉइन्स। फुल बॉडी मनी बेसिकली वो मनी होती है जिसमें कि उसको बनाने में उतना ही खर्चा आता है जितना कि उसकी वैल्यू होती है। जैसे कि अगर हम बात करें अपने देश में कॉइन्स के, सिक्कों की, तो किसी भी सिक्के को बनाने में उतना ही खर्चा आता है जितने कि उस पर प्रिंटेड होते हैं। टोकन कॉइन्स, जैसे कि आप मेट्रोज वगैरह में चलते हैं, हमें क्या एक टोकन्स दे दी जाते हैं या टिकट्स हो जाते हैं, तो वो भी एक मनी के ही स्वरूप है। देन उसके बाद आ जाता है हमारा पेपर मनी, जैसे कि हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं नोट्स वगैरह को, वो हमारे पेपर मनी में आते हैं। तो पेपर मनी इसको हमने जो डिवाइड किया है वो 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, कन्वर्टेड पेपर मनी एंड इनकन्वर्टेड पेपर मनी। रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी का मतलब बेसिकली इसमें देखा जाता है इक्वल टू अमाउंट ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर्स रिजर्व्स, यानी हमारे पास जितना भी गोल्ड एंड सिल्वर्स है हमारे पास, यानी रिजर्व हमारे पास रखा हुआ है, उसके जितनी ही हमारे पास पैसा माना जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक क्या करता है कि अपने पास एक इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड एंड सिल्वर्स को अपने पास रिजर्व रखता है, ताकि जितना उसके पास जो गोल्ड एंड सिल्वर्स होगा वो उतना ही ज़्यादा मार्केट से लोन ले पाएगा। या इसको अगर हम इसको जानने की अगर हम बात करें तो पहले क्या था कि जो विदेशों से जो लेन देन किया जाता था वो पैसे, क्योंकि एक देश दूसरे देश की मुद्रा को पैसे को एक्सेप्ट नहीं करता था, तो वो गोल्ड्स एंड सिल्वर्स में लेन देन करता था, इसलिए उसको रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी कहा जाता था। यानी हम पेपर मनी के द्वार को छोड़कर उसके थ्रू दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कन्वर्टेबल इन अ पेपर मनी, यानी जहाँ पे अब गोल्ड एंड सिल्वर्स, अगर मानो कि किसी दूसरे देश में व्यापार करने पे हमें गोल्ड एंड सिल्वर मिला है, अब उसको हम कन्वर्ट करेंगे अपने देश की पेपर मनी में, तो ऐसे मनी को कन्वर्टेड पेपर मनी कहा गया। इनकन्वर्टेड पेपर मनी जिसको कि कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, फॉर एग्जांपल अपने हमारे देश के नोट्स, हम अपने देश में रहकर किसी भी नोट्स को कन्वर्ट नहीं करेंगे। देन फिफ्थ आता है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी उधार होता है, यानी हम किसी भी पैसे को जो उधार, यानी बैंकों से जो लोन लिए जाते हैं, किसी भी से जो लोन होता है वो हमारा क्रेडिट मनी कहलाता है। देन प्लास्टिक मनी, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स इज अ प्लास्टिक मनी फॉर्म। और आज के टाइम में जो हमारा जो सबसे फेमस जो हमारी चीज़ें चल रही हैं डिजिटल मनी, यानी डिजिटल मनी में हम क्या करते हैं कि अपने बैंक से डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देते हैं, जैसे पेटीएम के वॉलेट के थ्रू या फ़ोन पे के थ्रू जो भी या ऑनलाइन ट्रांसफर्स हम कर रहे हैं, NEFT, RTGS इज द पार्ट ऑफ द डिजिटल मनी। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या थी, मनी की एक फॉर्म थी। इसमें कुछ चीज़ें हमारी रह गई हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।